नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, आपको कोई बेसिक आइडिया हो कि रेडियो एक्टिविटी की कोई भी इजी डेफिनेशन के, मतलब अगर आप इस चैप्टर को कभी देखा हो, कभी रेडियो एक्टिविटी से पहले 9th क्लास में पढ़ा हो या सुना हो कि कैन यू डिफाइन मी व्हाट इज जस्ट अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी? हम पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। ओके, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल बात करें कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कि आपके पास कोई भी सोर्स है, कोई भी आपके पास एक एलिमेंट है जो कि अपने अंदर एक जो है वो रेडिएशंस उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब वो रेडिएशन जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो उसके अपने अंदर स्टोर नहीं करता, वो उसको एमिट करता है, वो अपने सराउंडिंग में, अपने एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज कर देता है, उसकी एमिशन कर देता है। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जब आप उसको फिजिक्स की दुनिया में ले आते हो, फिर आप उसमें एलिमेंट चूज कर लेते हो कि ये एलिमेंट है, इसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है। अब आपके पास डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने न्यू एलिमेंट्स बनाए थे, प्रोडक्ट्स निकाले थे जो कि रेडियो एक्टिविटी के एक बेस्ट सैम्पल एग्जाम्पल बनते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय व्हिच अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लाई spontaneously emit particles or energy in the form of rays. This emission helps the nucleus become more stable, and it's accompanied by the release of radiation such as alpha or a beta particle and a gamma rays. If you have any unstable atomic nuclei, it has huge amount of radiation in itself. Okay, in that atom has to become a stable nuclei. In that way, it has to emit or release its पार्टिकल्स और एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग। उस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब आपके पास जो होता है किसी भी एलिमेंट से जो कि रेस निकलती हैं, जो कि पार्टिकल एमिट होते हैं, वो आपके थ्री टाइप के होता है। उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा रेस, गामा रेस एंड बीटा रेस, ठीक है। अब हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की तरफ आते हैं तो इसकी एग्जाम्पल बन जाती है आपके पास, ठीक है। ये सिंपल एग्जाम्पल है। फिर हम जाते हैं कि इन सब चीज़ों को क्या नाम है इस्टेब्लिश किसने किया था, इस पर एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वर्क किन किन साइंटिस्ट ने किया था। द एलिमेंट हुज न्यूक्लाई स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेट आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव। मतलब आपके पास एक एलिमेंट है ना, वो डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन आती जा रही है, उसके एलिमेंट्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। आपके पास यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम है, ठीक है। यूरेनियम है, उससे आपके पास जो हीलियम पार्टिकल आते हैं, फिर जो आपके पास थोरियम है उससे आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलता है, रेडियम में आपके पास हीलियम पार्टिकल आते हैं। इससे आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा। उसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है ये आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है अल्फा बीटा एंड डिके की। लेकिन इसको हम स्टडी करने से पहले अब अपनी बुक ओपन कर लें। बुक में हम इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ठीक है, बुक में देखें आपका लिखा हुआ है हेनरी बैकरल इन 1989 इन 1896 एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। He discovered that uranium salt crystals emit an invisible radiations that can be darken a photographic plate. इसमें क्या हुआ था कि जो रेडिएशंस है ना, इनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉट इवन विद द यूज ऑफ एनी माइक्रोस्कोप, या आप देख ही नहीं सकते कि इनविजिबल लाइट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसने जब आपके पास एक वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कौन, हेनरी बैकरल, ठीक है। ये एक सिंपल अपना एक्सपेरिमेंट कोई वर्कआउट कर रहा था। उसमें क्या उसने देखा कि जो उसके पास पार्टिकल है जो उसने यूज़ किया है वो क्या है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम प्रैक्टिकल जो पार्टिकल है, इसने जो है उसको किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया है तो उसने देखा है कि जो उसने फोटो इलेक्ट्रिक शीट की है उसका कलर डार्क होता जा रहा है। जब उसका कलर डार्क होता गया तो उसने देखा कि ये जो यूरेनियम सॉल्ट है ये अपने अंदर मौजूद कोई ना कोई रेडिएशन अपनी सराउंडिंग में एमिट कर रहा है, उसको रिलीज कर रहा है। इसकी बुनियाद पे उसने देखा कि जो उसके पास क्या था, फोटोग्राफिक प्लेट था, उसका कलर डार्क होता जा रहा था। तो एक्सीडेंटली उसने क्या चीज़ जो है वो स्टैब्लिश कर ली, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट। और नेक्स्ट चीज़ आपके पास लिखी हुई है, ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट रेडिएशंस हैड द एबिलिटी टू आयोनाइज द गैस
Subsequent experiments by other scientists showed that अदर सब्सटेंसेस आल्सो एमिट सच रेडिएशन. उसने तो अपना जो वर्क कर रहा था सिंपल है अपना यूरेनियम सॉल्ट के ऊपर, तो उसने तो ये सोचा कि शायद यूरेनियम ही जैसे एक नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस न्यूक्लाई है. नहीं, जब फर्दर साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी का नाम सुना तो उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स पकड़ के, न्यूक्लाई पकड़ के, उनके ऊपर भी रेडियो एक्टिविटी का जो है वो सिस्टम देखना, समझना, स्टैब्लिश करना, डेवलप करना स्टार्ट कर दिया. एक आपके पास हेनरी बैकवेल था, उसके बाद मैरी क्यूरी थी. ठीक है, मैरी क्यूरी ने हस्बैंड पैरी क्यूरी डिस्कवर्ड द 2 एलिमेंट्स. अब इन्होंने रेडियो एक्टिविटी से 2 एलिमेंट्स निकाले थे. आपके पास एमसीक्यूज आता है, अंडरलाइन दिस सेंटेंस. एमिट रेडिएशंस, दीज वर नेम्ड एज पोलिनियम एंड रेडियम. आपके पास पोलिनियम और रेडियम जो है वो पैरी क्यूरी ने एस्टैब्लिश किया था थ्रू देयर रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट. दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सम एलिमेंट्स वॉज कॉल्ड अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी. ये जो प्रोसेस था मैरी क्यूरी का, उन्होंने यहाँ से अपने 2 क्या कहते हैं न्यूक्लाई डेवलप किए थे और इस पे उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट किया था. उन्होंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स निकाले थे जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं, और ये किसकी डेफिनेशन बेस्ड है? मैरी क्यूरी की. सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय द Henry Becquerel suggested that radioactivity was the result of decay or disintegration of unstable nuclei. तो उन्होंने अपने ये जो प्रोसेस किया था, लेकिन किसकी स्टेटमेंट की बेस पे? हेनरी बैकवेल. तो उसमें क्या कहता है कि अनस्टेबल न्यूक्लाई जो है स्टेबल होने की कोशिश में स्पॉन्टेनियसली अपनी जो पार्टिकल्स और जो एनर्जी उसको एमिट करता रहता है. इनकी फॉर्म ऑफ में, किसकी फॉर्म में? रेस की फॉर्म में. द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. ये आपके पास एक डेफिनेशन आ जाती है. द स्पॉन्टेनियस, कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा है, रुक नहीं रहा. मतलब आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, हमारे पास कोई भी ऐसी सोर्स है जो कि एक जो है रेडिएशंस को एमिट करती है, वो हमारे पास एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट आ जाता है. द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स विच एमिट सच रेडिएशंस. अब आपके पास वो एलिमेंट्स जो कि इसी रेडिएशंस एमिट करते हैं, उन एलिमेंट्स को आपका कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. The 3 types of radiations are usually emitted by the radioactive unstable substances in order to attain stability. जब तक उन्होंने स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल से स्टेबल में आना होता है, तब तक स्पॉन्टेनियसली अपनी जो है वो एमिशन रेडियोएक्टिविटी की जारी रखता है. तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आती हैं. नेचर ऑफ द एमिशंस. अब नेचर ऑफ एमिशंस क्या है? इन इट इज फाउंड दैट ऑल द 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशंस हैव डिफरेंट. आपके पास जो एक ही एलिमेंट से 3 टाइप ऑफ डिफरेंट एमिशंस निकल रही हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से, वो तीनों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है. ऐसा नहीं कि कोई एक एलिमेंट से निकल रही है वो तो सेम है, नहीं, डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसको आप प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी इन्वर्टेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें आप देखेंगे उसकी जो रेस निकली है वो तो नेकेड आई है ना, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आपने ऊपर एक स्क्रीन रखी हुई है, उसका जिस तरीके से जो जगह डार्कन होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा. और जो अल्फा और बीटा है वो हमेशा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. अल्फा रेज एंड गैमा रेज ऑलवेज डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, बट gamma rays is not deflectable. ठीक है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड में. नेक्स्ट आपके पास आ जाती है अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गैमा एमिशन. इसको हम यहाँ से देखते हैं. हमने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा एग्जांपल्स के साथ है आपके पास. ओके, अल्फा डिके, बीटा डिके. ओके, डिके, एमिशन, रेज, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ है. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. डिके में मतलब क्या हो रहा है? चीज़ डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. अल्फा डिके, अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लाई. कोई भी आपके पास अगर एक अनस्टेबल न्यूक्लाई है ना, उसके अंदर से हीलियम निकल रहा है, वो भी पॉजिटिव विद 4 and 2. ठीक है, वो एक हीलियम आपका पॉजिटिव निकल, वो आपके पास अल्फा डिके है. फॉर एग्जांपल आपका यूरेनियम है, ये पेरेंट न्यूक्लाइड है, इसे डॉटर न्यूक्लाइड बना है, लेकिन साथ में देखें अल्फा पार्टिकल निकला है. दिस इज द अल्फा एमिशन. ठीक है, अल्फा एमिशन ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट. बीटा डिके में क्या होता है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय द अनस्टेबल न्यूक्लाई. इसमें आपके पास कोई भी आप पार्टिकल ले लें, उसमें आपके पास हमेशा जो है वो एक इलेक्ट्रॉन
एमिट होता है आपका, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उसमें एमिट होता है, वन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड दस द एटॉमिक नंबर इज चेंज डिफरेंट एलिमेंट। उसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, अब देखिए वो 53 था वो 54 हो गया, एंड दस एटॉमिक नंबर इज चेंज, इन दैट वे एटॉमिक नंबर आपका चेंज हो जाता है। फिर गैमा रे एमिशन में क्या होता है, हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यूरेनियम थोरियम में बन जाता है और आपके पास हीलियम में निकलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैमा एमिशन इटसेल्फ डज नॉट चेंज द एटॉमिक नंबर। जो गैमा इटसेल्फ है वो कोई भी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता आपके पास, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, अल्फा एमिशन की तरफ आ जाते हैं, पेज नंबर 188 पे। अल्फा पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लाई, 2 protons and 2 neutrons bounded together emitted from the nucleus. When the ratio of the neutrons to protons in the nucleus is too low, certain atoms restore the balance of emitting alpha particles. आपके पास अगर यूरेनियम है उसको थोरियम में लेकर आना है तो उसको इस तरीके से स्टेबल करता है कि उसके अंदर से हीलियम न्यूक्लाई एमिट कर देता है, उसको अनस्टेबल से स्टेबल में ले आता है। Alpha emissions occur in a very large atom, that is they have a high atomic numbers. अब देखिए यूरेनियम का 92 था, ये हाई जो है वो एटॉमिक नंबर पे अकर होता है इन अ वेरी लार्ज एटम्स। आपके पास जो बड़े बड़े एटम्स है उसके अंदर ये नेचुरल रेडियोएक्टिव प्रोसेस टेक प्लेस होता है। बीटा एमिशन में लिखा हुआ है, अल्फा बीटा और गैमा के साइन भी देखें किस तरीके से लिखे जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. Beta particle emission occur when the ratio of neutrons to proton in the nucleus is too high. In this case, an excess neutron transforms into proton and electron. कि आपके पास एक एक्सेसिव अमाउंट में देखें, आपके पास यूरेनियम 238 to 92 था, ठीक है। अब वो 238 to 34 बना है और 92 90 बना है, मतलब एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आपके पास क्या था, एक एक्सेस न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हुआ है किसमें, प्रोटॉन में एंड इलेक्ट्रॉन में आपके पास चेंज हुआ है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज एजेक्टेड एज अ बीटा पार्टिकल। गैमा एमिशन, गैमा एमिशन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. Gamma rays emission occurs when the nucleus of a radioactive atom has too much energy. तो इसमें आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी अल्फा और बीटा की, ओके वो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको रिवाइज करना, लेकिन अभी यहाँ पर आपके लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने रेडिएशंस के बारे में पढ़ा तो आपके पास 3 मेनली रेडिएशंस हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा। अल्फा में आपके पास हीलियम पार्टिकल निकलता है, बीटा में आपके पास जो होता है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, और गैमा में आपके पास इतना हाई एक्सेसिव होता है कि हीलियम पार्टिकल के साथ जो गैमा एमिशन है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं, इटसेल्फ गैमा कोई चेंज नहीं लेकर आता, पार्टिकल जो है वो डिके होता है लेकिन इटसेल्फ उसके अंदर वो कोई चेंज नहीं लेके आता। और ये आपके पास शॉर्ट वेवलेंथ होती है लेकिन बड़ी हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है।